China become a global power? And what are the challenges? China Chinese have been facing in this regard. पहले तो हम इसको देखने जा रहे हैं। 21st सेंचुरी में जो सबसे ज्यादा एकेडमिक स्कॉलरली काम हुए 21st सेंचुरी वो है जी, या तो रैपिड ग्रोथ ऑफ चाइना पे, सही है, या यूएस के साथ चाइना की जो राइवलरी है उस पे, ठीक है जी, खास तौर पे ट्रेड वॉर वगैरह, बीआरआई पे, इन चीजों पर काम हुआ। यानी ये अज्यूम कर लिया गया कि चाइना एक सुपर पावर, एक ग्रेट नेशन एज इफ बन गया हुआ, लेकिन रियलिटी से टोटली डिफरेंट है। किसी भी सुपर या ग्रेट नेशन के लिए ना जी, बनने के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं। वो प्रीरेक्विजिट्स जो आज के 20th या 21st सेंचुरी से जिन पे कंसेंसस नहीं है, ये पिछले 2500 साल की तारीख में हमें यही प्रीरेक्विजिट्स मिलते हैं किसी भी नेशन के, एक ग्रेट नेशन बनने के लिए, उसके प्रीरेक्विजिट्स। हिस्टोरिकली 2500 साल की तारीख, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकली स्टेबल हो, cordial relations with neighbors, ग्रेट नेशन की बात कर रहे हैं, ग्रेट रूलर की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान में रखिए, ग्रेट नेशन की। नंबर 3, अपने दौर के लिहाज से नेचुरल कैलामिटीज को एड्रेस करने की कैपेसिटी, अपने अपने दौर के लिहाज से। सही। एंड नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल इन absorbing इमिग्रेंट्स, नॉन सिटीजन्स को एब्जॉर्ब करें, उन कोई नॉलेज की डोमेन में आ रहा है, कोई लेबर फोर्स की डोमेन में आ रहा है, मीनिंग देयर बाय कि मल्टीनेशनल हो जाएं, खोलें अपने दरवाजे, दुनिया से लर्नेड लोग आए आपके पास। एंड लास्ट, आपकी एक सॉफ्ट पावर परसेप्शन भी डेवलप हो कि अजीम कौम है। सो ये कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं जो हर दौर में किसी नेशन को ग्रेट नेशन बनाते हैं। सही।
फैक्टर नहीं है किसी भी कौम को ग्रेट नेशन बनाने के। कि आपके पास एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाए, ये बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, मिलिट्री है, लेकिन ये प्री रिक्विजिट नहीं, ये फैक्टर्स में है। सही है। ये एक बुनियादी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग शुरू में ही क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्री रिक्विजिट्स यानी इनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है चलना। ये तो एक किस्म की शर्त है, इनमें से एक भी कम हो जाए, ये मेरली फैक्टर्स हैं, अवामिल, मेरली फैक्टर। सही है। प्री रिक्विजिट्स एक ज्यादा जो आप कह लें कि उसमें वो एक एक्सप्रेसिव वर्ड है, ये इंडिस्पेंसिबल है ये फैक्टर्स। वेल्थ, मिलिट्री, ये अवामिल है। आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये अवामिल है, फैक्टर्स हैं। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन प्री रिक्विजिट्स ये वो शर्तें हैं कि जो हर हाल में जरूरी। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि क्या चाइनीज इन प्री रिक्विजिट्स पर पूरा उतरते? तो आंसर इज नो। चाइनीज भी इसको रियलाइज करते हैं, चाइनीज भी रियलाइज करते हैं। इसीलिए भी हमें चाइना की फॉरेन पॉलिसी भी जब हमने स्टडी की, इवन इंटरनेशनल ऑथर्स भी लिखते हैं कि भाई चाइना ने कहीं पे ये नहीं कहा कि हमें एक सुपर पावर रिकॉग्नाइज करो। लार्जली यही अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे रोल को रिकॉग्नाइज करो, रोल भी रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि ग्रेट नेशन एक बड़ी पावर के लिए जो प्री रिक्विजिट्स चाहिए वो चाइनीज के पास नहीं है। आगे अब ये बच्चों वाला आर्गुमेंट हो गया सारा। अब जो कैपेबल माइंड है वो इजीली इसको आगे लेके चल सकता है जी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि चाइनीज अथॉरिटेरियन है। तो क्या माजी में अथॉरिटेरियन हुकूमतें नहीं रही? जी बिल्कुल, हुकूमतें रही हैं। ग्रेट नेशंस अथॉरिटेरियन नहीं होती, किसी ना किसी तरह की डेवोल्यूशन ऑफ पावर नजर आती है। वो चाइनीज के यहां नजर नहीं आती। कॉर्डियल रिलेशंस विद नेबर बड़ी जरूरी है, लेकिन चाइना के इश्यूज पास्ट में रशिया के साथ भी बॉर्डर के रहे, चाइना के इश्यूज इंडिया के साथ भी रहे, तिब्बत पे, कश्मीर पे, डोकलान पे, सिक्किम पे और बहुत से अभी भी मौजूद है, खासतौर पे इंडिया के साथ।
नेचुरल कैलेमिटीज को एड्रेस करना, यस पार्शली एड्रेस तो कर चुके हैं। अर्थक्वेक्स वगैरह पे 2008 में सिचुआन के प्रोविंस में ज़लज़ला आया था, पूरा सूबा तबाह हो गया। 12 में उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया सारे को इन्होंने। बट व्हाट अबाउट ऐसी कैलेमिटीज जिस तरह जापान में आई थी 2011 में? अब यहां से ऑथर थोड़ा सा बाइस हो जाता है, लेकिन चलो नेम सेक में लिख लेते हैं कि यूएस में भी तो बहुत सारी हमें नेचुरल डिजास्टर्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओशन टाइड्स, सुनामी, सेंडरीना, कैथरीना, ये टकराते रहते हैं। बट देयर एबिलिटी टू ओवरकम वो बड़ी इफेक्टिव। एब्जॉर्बिंग इमिग्रेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, यूके को देख लें, इवन आप जापान को भी देख लें, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिटीजनशिप दे रहे हैं। माजी में भी हमने देखा है एथेंस ने अपने आप को ओपननेस रखी, अपनी नॉन एथेनियंस को सिटीजन्स दी। द ग्रेट रोम ओपननेस रखी, नॉन रोमन्स को सिटीजनशिप दी। चाइनीज के नाम, उनकी अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, कोई भी ब्राजीलियन, कोई भी इंडियन, कोई भी मैक्सिकन क्या चाइनीज बन सकता है? द आंसर इज नो। हाँ, एब्जॉर्ब कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को, बिल्कुल कर रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए आते, लो कॉस्ट है, चीप लेबर है, अपने बेनिफिट के लिए आते। लेकिन इमिग्रेंट्स को तो आप एब्जॉर्ब नहीं करते। ग्रेट नेशन इमिग्रेंट्स को एब्जॉर्ब करती है, उनसे फायदा लेती। और जहां तक बात आ गई फिर सॉफ्ट पावर परसेप्शन, सो चाहे चाइनीज कोविड के जिम्मेदार हैं या नहीं है, जनरल परसेप्शन यही है कि ये चाइना से ही डेवलप, एक्सीडेंटली हुआ या कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। जनरल तो यही, चाइनीज ऑन टेबल अच्छे निगोशिएटर नहीं, ये टेबल से भागते हैं। सो सॉफ्ट पावर परसेप्शन, और जिस तरह फिर पोर्ट्स को एक्वायर किया कीनिया में, श्रीलंका में, जिस तरह का डेट ट्रैप, इसकी एक्विजिशन लगती है बीआरआई पे या लगती रही है, तो चाइनीज अपनी सॉफ्ट पावर परसेप्शन ही नहीं डेवलप कर पाए। सही है जी। तो ये है कुछ प्री रेक्विजिट्स जो हमें पार्शली अप टू सम एक्सटेंट कैलेमिटीज के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं, बाकी एस्पेक्ट्स में ये प्री रेक्विजिट्स हमें नहीं मिलते चाइना के कॉन्टेक्स्ट। अब देख लेते हैं फिर अदर फैक्टर्स। अब आगे अवामिल, अदर फैक्टर्स जैसे कि मिलिट्री। तो ये एग्रीड अपॉन स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट, दुनिया के टॉप 10 जरीदों में से है नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिकन पेंटागन के थिंक टैंक में शुमार होता है ये नेशनल इंटरेस्ट एज ए जर्नल, एज ए मैगजीन। इवन फ्रांसिस फुकुयामा, उसका जो आर्टिकल था ना एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसकी वजह से उसको शोहरत मिली है, इसी में छपा था।
और अब आप इसको ओपन करके देखें तो इस पर आर्टिकल ही ज्यादा मिलिट्री नेचर के मिलते हैं ज्यादातर। तो उसमें विजिबली हमें वादा तौर पर नजर आता है कि यूएस या इवन नेटो की मिलिट्री पावर के भी करीब नहीं है चाइनीज अभी। हाँ, चाइनीज वर्किंग कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसमें काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मिलिटराइजेशन ऑफ, पूरा सेंटेंस होगा वर्ड होगा मिलिटराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्किंग कर रहे हैं। बट स्टिल ओवरऑल एक मिलिट्री स्ट्रेंथ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेवी, मिलिट्री, एरियल, उसमें अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स इवन नेटो से भी मिलिट्री पावर में कम है। इकोनॉमी कहा जाता है जी कि एक्सपोर्ट्स में तो ये सबको एक्सीड कर गई, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सेकंड इकोनॉमी है। बिल्कुल ठीक बात, सही है जी। बट प्रॉब्लम इज कि इनकी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन की हैं या यूएस की। एनी collapse इन यूरोपियन यूनियन और यूएस, ट्रेड वॉर की बात नहीं हो रही, collapse की बात हो रही, इकोनॉमिक collapse। किसी भी तरह का इकोनॉमिक collapse यूरोपियन यूनियन और यूएस, उसका सबसे बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट चाइनीज एक्सपोर्ट्स पे आना है। तो मीनिंग देयर बाय कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तो डिपेंडेंट है ऑन दी मार्केट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रेड वॉर की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि ओवरऑल अगर इकोनॉमिक कोलैप्स होगी। सही है, समझ आती है जी। और ये भी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ये वन डायमेंशनल है, यूनिडायमेंशनल। एक ग्रेट नेशन को इकोनॉमिक फिलॉसफी भी चाहिए होती है, और चाइना को तो जनरली कहा जाता है कि ये बबल इकोनॉमी। सो ये इश्यू तो है, सही है। सो ये वन डायमेंशनल। फिर बहुत तेजी के साथ 21st सेंचुरी ब्राजील, इंडिया, वियतनाम एंड इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज है जो उन्हीं प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं जिनमें चाइनीज की एक्सपोर्ट्स। सो ये जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ये जहां वेस्ट के लिए खतरा है वहां चाइना के लिए भी खतरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना इन चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ प्री रेक्विजिट्स इनको कैसे एड्रेस कर सकते, कैसे इनको बेहतर कर सकते। मुझे नहीं पता ये सवाल आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन बादियों नजर में जिस तरह के ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं इस दफा के पेपर में, वो किसी भी तरह का सवाल जो है वो पूछ सकता है। आवाज आ रही है जी, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू। आप अपने कैमरास काइंडली ऑफ रखें जी, ये फिर किसी ने कैमरा ऑन कर लिया हुआ, तो थैंक यू, थैंक यू।
इन प्रीरेक्विजिट्स को कैसे मॉडर्न अरेना में चाइना इन अपने चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकता। अच्छा सॉरी, उसके बाद यहां पर एक मिलिट्री इकोनॉमी, जिसके बाद डेमोग्राफी। आपको यूथ चाहिए होती है जी, आपको इफेक्टिव लेबर चाहिए होती है, और चाइना अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ये यंग लेबर से स्लोली एंड ग्रेजुअली महरूम हो रहा है। एज्ड पॉपुलेशन एक लायबिलिटी बनती जा रही है। सो एक वाइब्रेंट यूथ, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसकी हमें एब्सेंस नजर आई, जो चाइना के लिए एक बड़ा पोटेंशियल थ्रेट बन रहा है। आप इमिग्रेंट्स तो ले नहीं सकते, आपका कल्चर, आपकी जो वर्किंग पैटर्न्स हैं, उसमें बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स दे आर रिलक्टेंट। खैर, जब ये चैलेंजेस और इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता, पहली बात तो ये कि चाइना अपनी ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको पूरा करे। चाइना मस्ट नॉट टेक साइड्स। इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड मतलब यहां बनाया नहीं हुआ, एस्टैब्लिश मतलब जो पक्के हैं। इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस उनके फ्रेमवर्क्स को अडॉप्ट करे, उनकी रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करे। सही। चाइना फौरी तौर पर अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग कंट्रीज उनको एड्रेस करे, खास तौर पे विद इंडिया स्पेशली। एक ग्रेट नेशन अपने नेबर्स के साथ अलायंस में चलती है, अलायंसेस बना के चलती है, ना कि उनके साथ कन्फ्रंटेशन में जाती, इमीडिएट नेबर्स के साथ। ये जरूरी है चाइनीज के लिए। सही है जी। चाइनीज में खास तौर पर 21st सेंचुरी में एक फिनोमेना हमें डेवलप होता नजर आता है, दैट इज एरोगेंस ऑफ पावर। तो इसको अवॉइड करें। सही है, ये बड़ा जरूरी है। तो समझ आइए जी। बीस नंबर निकल सकते हैं इस सवाल से, कोई इतना इशू नहीं। 500 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते, कोई बड़ा इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। भाई बात ये है
दूसरा टॉपिक हमारा। अच्छा जी, दूसरे टॉपिक से पहले कल आपके साथ क्लास नहीं हुई, मैंने मैसेज तो कर दिया था। अक्टूबर और 27 अक्टूबर को 2 कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, एक यूएमटी में और दूसरी पंजाब यूनिवर्सिटी में। यूएमटी growing power of emerging markets। ये तो एक टॉपिक में आपके साथ बात भी होगी थी कि इमर्जिंग मार्केट्स, चाइना, ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम, 2018 तक हमें भी कहा जाता था इमर्जिंग मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन डेवलप होना शुरू हो गया हमारा। ये कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं इमर्जिंग मार्केट्स की, और हमने ये भी बात की थी कि 21st सेंचुरी में हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब डिसीजन मेकिंग ग्लोबल इश्यूज पर, चाहे G7 का मैंडेट कितना भी ओपन है, ये जब हमने ये टॉपिक किया था लास्ट टाइम अराउंड, जितना भी ओपन, अब हम विजिबली देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग ज्यादा ग्लोबल इश्यूज पर G20 के फोरम को ज्यादा क्रेडिबल समझा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जहां G20 में मौजूद है। ये तो लास्ट टाइम अराउंड एक लेक्चर में हमने बात भी कर ली थी। तो बात ये है कि ये 21st सेंचुरी में हमें रैपिड ग्रोथ मिलती है इन इमर्जिंग मार्केट्स में। ये तो एक एग्रीड अपॉन रियलिटी है, यानी कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं कि आपको, यानी इतने जनरलाइज्ड हैं कि आपको इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई फैक्ट्स दें या आपको इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो अननेसेसरी हो जाएगा। ये एग्रीड अपॉन है। तो 21st सेंचुरी में रैपिड ग्रोथ है, हमें इमर्जिंग मार्केट्स डोमिनेट करती नजर आती हैं, ये एक एग्रीड अपॉन फैक्ट है। लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न्स उसमें शिफ्ट नजर आती है जी। ठीक है जी, समझ आ रही जी? विजिबली नजर आ रहा है कि इन कंट्रीज में 21st सेंचुरी लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज वन वे और द अदर हर कोई अपने अपने तरीके से फॉलो कर रहा है, अपने अपने तरीके से। और 20th सेंचुरी में जहां वेस्ट के कंट्रीज, ग्लोबल वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ जिसको कहा जाता है, जहां यहां पर कंज्यूमरिज्म के लिहाज से ये बड़ी मार्केट समझी जाती नहीं, वेस्ट या नॉर्थ, अब 21st सेंचुरी में ये इमर्जिंग मार्केट्स कंज्यूमरिज्म सबसे ज्यादा यहां पे। 20th सेंचुरी में जहां समझा जाता था कि वेस्ट या नॉर्थ के कंट्रीज जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं जो कि सिक्योर होगी आपकी इन्वेस्टमेंट, यहां आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें
इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करनी, सर्विसेज में इन्वेस्ट करनी, 21st सेंचुरी में विजिबल नजर आ रहा है कि अब ऐसी इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया की एग्जांपल ले, जहां लोकलाइजेशन ज्यादा नजर आती है, चाइना की एग्जांपल ले, जहां इन्वेस्टमेंट्स कंपनी लेके आती नजर आती है, टर्की की एग्जांपल ले ले, इंडोनेशिया की ले ले, जहां रियल एस्टेट को में बड़ा बूम नजर आता है, लोग आ रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इन इमर्जिंग मार्केट्स में हमें विजिबल तौर पे नजर आ रहा है कि जनाब वो ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न जो है वो जनाब चेंज होता नजर आ रहा है जी, शिफ्ट होती नजर आ रही है। यही तो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न कि पहले कंज्यूमरिज्म वहां ज्यादा था, अब यहां ज्यादा है। ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है जी। ठीक है जी। फिर हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल लेवल पर, खास तौर पर यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हमें विजिबली नजर आ रहा है। फॉर इंस्टेंस आईएमएफ की डिसीजन मेकिंग में, जहां हमेशा वेस्ट के कंट्रीज या नॉर्थ के कंट्रीज इनका वेटेज, या ना ये याद रखिएगा, आईएमएफ में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें कंट्रीज को परसेंटेज दी जाती है, उनका वोट एक वोट शुमार नहीं होता, परसेंटेज शुमार होता। यानी चाइना भी अब आईएमएफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी में मौजूद है। तो चाइना का रिप्रेजेंटेटिव जब वोट देता है ना जी, तो वो आईएमएफ में एक वोट नहीं शुमार होता, वो 4% शुमार होता है। सो हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी में ऐसी इमर्जिंग मार्केट्स ये आईएमएफ की डिसीजन मेकिंग में इनको एक्सेप्ट किया गया, इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ब्राजील को किया गया, चाइना को किया गया। सही जी। माजी में ये ज्यादा यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन मेकिंग को डोमिनेट करते थे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम ये भी देखते हैं, यानी हम ये कर लें कि जनाब ये जो ग्लोबल पैटर्न्स की शिफ्ट है उसमें एक हेडर हमारा ये बना लें आप, दूसरा हेडर आप ओवरऑल ये वाला बना लें, तीसरा हेडर आप ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बना लें, चौथा हेडर फिर ओवरऑल एक शिफ्ट भी नजर आती है, शिफ्ट इन proliferation of global companies based in these emerging markets। ठीक है जी। अब आपको ग्लोबल कंपनीज सिर्फ यूएस की, यूरोप की, जापान की, ये सिर्फ ये नहीं मिलती हैं, ये 20th सेंचुरी में आपको यही मिलती थी। अब आपको ग्लोबल कंपनीज वो ऐसी इमर्जिंग मार्केट्स की भी मिलती है। मसलन आप गूगल कर सकते हैं, ऐसी ही ग्लोबल यानी कि इमर्जिंग कंट्रीज की जो ये कंपनीज हैं, ये स्पेस डेवलप कर चुकी हैं, इन्वेस्ट, ये अपना रोल और अपना स्टेटस रिकॉग्नाइज करवा चुकी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस आप लिख सकते हैं
एक कंपनी है आईटी कंपनी लेनोवो। लेनोवो चाइनीज कंपनी बेसिकली, पूरा सेटअप आईबीएम का, कंप्यूटर था ना जी, कंप्यूटर बिजनेस था आईबीएम, ये पूरा खरीद लिया लेनोवो ने, तो अपनी स्पेस बना ली वेस्ट में। सही है जी। टाटा, खास तौर पे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने जाके पूरा लैंड रोवर, जैगुआर, फोर्ड कंपनी से खरीद लिया। लैंड रोवर फोर्ड जैगुआर बन तो रहा है, लेकिन अब बना कौन रहा है? टाटा मोटर्स। फोर्ड जो एक नाम था, ब्रैडफोर्ड। समझ आ रही जी? हायर चाइना से है ना जी। सिमेक्स मैक्सिको से। इनको जरा गूगल कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी बड़ी कंपनी। रिलायंस इंडिया से, ऑल द वे वियतनाम में भी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशंस के साथ कनेक्ट हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो कुछ एग्जांपल्स है ना जी। यानी कि ट्रेंड बदल गया ना जी। पहले वेस्ट की कंपनीज नॉन वेस्ट में जाके अपनी स्पेस भी डेवलप करती थी, अपना रोल एंड स्टेटस भी डेवलप करती थी। अब ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज वेस्ट में अपना रोल एंड स्टेटस रिकॉग्नाइज करती नजर आ रही हैं, विजिबल। फिफ्थ, कोविड फैक्टर। कोविड ने वाजिया तौर पर यूरोप को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। गो के यूरोपियन यूनियन ने 300 बिलियन यूरोस तो सिर्फ इटली को दिए उसकी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। यूरोप का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग एंड सोर्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ करेंसी वो टूरिज्म था जी। लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म इफेक्ट हो गई। सही है जी। यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा जो लोकल मार्केट का की मोबिलिटी आप कह रहे हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर रियल एस्टेट भी था एंड इंपोर्ट्स। तो रियल एस्टेट का धचका तो यूनाइटेड स्टेट्स को 2008 से ही लगना शुरू हो गया था, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हुई तो उसने यूनाइटेड स्टेट्स को भी इफेक्ट किया। इतना इफेक्ट किया कि 2008 से 12 के फाइनेंशियल क्राइसिस उससे 2 टाइम्स यानी कि डबल रिलीफ या रिकवरी प्लान लोगों को देना पड़ गया। मोर देन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की रिलीफ एंड रिकवरी प्लान डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देना पड़ गया, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से इंपोर्ट्स रुक गई। हर जगह मीनिंग देयर बाय के इफेक्ट हुआ। लेकिन जब हम इन इमर्जिंग इकोनॉमीज को या इन इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हैं, इन मार्केट्स की रिटेल जो आप कह रहे हैं बिजनेस है वो एक्सपैंड कर गया ड्यूरिंग कोविड। इवन लॉकडाउन्स भी थे। हाँ, वो तो एक ओवरऑल ग्लोबल इशू है ना कि सप्लाई चेन इफेक्ट हुई तो फिर प्राइसिंग भी इफेक्ट हुई, लेकिन इनका रिटेल बिजनेस एक्सपैंड कर गया।
गो के ये अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड है, गो के ये अभी भी इनफॉर्मल इकोनॉमीज हैं, लेकिन कैपिटा, सरमाया, वो सोसाइटी में किसी ना किसी तरह मौजूद है, जो कि वेस्ट में लोगों की इतनी सेविंग्स नहीं थी कि लोग सरवाइव कर सके। सही है जी। अब इन तमाम कंट्रीज में, तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज में जो सबसे बड़ी पोटेंशियल फोर्स है इन तमाम में, वो कौन सी है जी? हाउस ओपन कर रहा हूं जी मैं, रीजन के साथ लिखिएगा। ये नहीं है कि आप लिख दें चाइना, इंडिया, टर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया। रीजन के साथ लिखिएगा कि इनमें सबसे बड़ी पोटेंशियल फोर्स कौन सी है इन तमाम में। चैट ओपन कर दीजिए मैंने। और कंट्री कौन सी है जो सुनते हो नहीं? कोई चे से शुरू होने वालों रीजन भी आगे पूछिए। अभी पिछले टॉपिक में हमने तो बता दिया कि चाइना की पॉपुलेशन का इशू है। सारे जबल इकट्ठे हुए हैं। 3 लोगों ने उस कंट्री का नाम लिखा, बस 3 लोगों ने, लेकिन सिर्फ नाम लिखा, नाम के आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इंडिया की भी लोगों ने एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने लिखी, चाइना की भी एक्सप्लेनेशन लिखी। ये रिकग्नाइज्ड हैं, चाइना, ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम के ये हैं बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स। और भी हैं लेकिन ये हैं बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स। इनकी बात ही हो रही थी। इनमें से कौन? तो सिर्फ 3 लोगों ने नाम लिखा। ब्राजील, सबसे ज्यादा वैक्सीन्स, सबसे ज्यादा वैक्सीन्स परचेज करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, डोनेट करने के कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट की कंपनीज ने सबसे ज्यादा डोनेशंस ब्राजील में की। क्यों की? एक छोटा सी बात बता रहा हूं आपको क्यों की। ब्राजील वो कंट्री है कि इंडिया और चाइना को जब देखा जाए तो ये ठीक है, बड़ी इकोनॉमीज तो हैं, ब्राजील इससे नीचे ही है एज एन इकोनॉमी। ये बड़ी इकोनॉमीज है, ब्राजील से नीचे ही है। लेकिन द पॉइंट इज कि इंडिया और चाइना अपनी डोमेस्टिक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया रिजिड है, इंडिया की लाइसेंसिंग
और इंडिया की कोशिश होती है कि उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी वो ऊपर जाए। इंडियंस टेक्नोलॉजी बोरो करके लाते हैं, बोरो करते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर के लिए, और अपने फिर प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि ठीक है, इस पे आप काम करो। ये चाहते हैं कि इनकी मार्केट जो है और इनकी जो कंपनीज हैं वो एक्सीलरेट करें। चाइनीज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो चाइना में अगर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं तो वो किसी किस्म की ओनरशिप नहीं है उनकी। ओनरशिप 50% और मोर देन 50% शेयर उस बिजनेस में वो चाइना का ही है। अनसर्टेनिटी बहुत है, खास तौर पे वेस्ट की कंपनीज, कि अगर हम और ज्यादा चाइनीज मार्केट में जाएंगे तो कल को किसी भी तरह की पॉलिटिकल टेंशंस विद वेस्ट, उससे हम पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती। ब्राजील इस लिहाज से एक डाइवर्स इकोनॉमी, ब्राजील में हाईली एजुकेटेड यूरोपियंस एज लेबर वो आती नजर आती है हमें। बाजी आलिया, नी बाजी आलिया, मेहरबानी। So highly educated European सर्विसेज सेक्टर, लेबर ब्राजील में आ रही है। इंडिया में ऐसे नहीं आ रही, चाइना में ऐसे नहीं आ रही। सही है जी। इंडिया चाइना, it is difficult for companies in terms of decision making. Inconsistency है in terms of policies. ब्राजील में नहीं। डेमोक्रेसी इन कंपैरिजन विद इंडिया, दो के इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन कंसिस्टेंसी, डेमोक्रेसी सिर्फ आपने नेशनल लेवल का इलेक्शन तो नहीं देखना होता ना, ग्रास रूट लेवल पर आपके प्रोविंसेस में, स्टेट्स में, एक पूरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में वो नो डाउट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंसिस्टेंसी हमें ब्राजील में ज्यादा देखने को नजर आई है। ठीक है, और एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। यही वजह है कि 2011 में पहली दफा यह हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट उसने विजिट किया ब्राजील, वरना इससे पहले क्या हुआ, थ्रू आउट हिस्ट्री, यानी अर्ली 19th सेंचुरी से, जब से ब्राजील मौजूद है, अर्ली 19th सेंचुरी से 2011 तक ब्राजील का प्रेसिडेंट या रूलर या जो भी कुछ ऐसा डिक्टेटर भी रहे बीच में माजी में, वही विजिट करते थे यूएस का। और ब्राजील ने अपनी सॉफ्ट पावर भी थ्रू कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, सॉफ्ट पावर थ्रू कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, वो ज्यादा इफेक्टिव कर ली हुई है इन कंपैरिजन विद चाइना एंड इंडिया।
यही वजह है कि ब्रिक्स, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है? ब्राजील। यही वजह है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक 2014 $100 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में जी बैंक डेवलपमेंट लोन देगा जी। इसका मास्टरमाइंड कौन है? ब्राजील। सो एक वो करंट अफेयर है जो आपके दिमागों में मौजूद है, या उभरते हुए सीएसपीज या अकेडमियां आपको बता देती हैं। वो सारों ने 99% ने वही कहा जी, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। तो इमर्जिंग मार्केट्स का सबसे बड़ा पावर हाउस वो ब्राजील है। बाकी भी हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये इमर्जिंग मार्केट्स ओवरऑल ये अपनी पावर एस्टैब्लिश कर चुकी हैं डिस्पाइट इश्यूज। सो अब ग्लोबल इश्यूज, चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड सो फोर्थ, ये कंट्रीज ऑन बोर्ड आएंगी तो होगा। और ऐसा नहीं है कि चाइनीज बिल्कुल चुप बैठे, इंडियंस बिल्कुल चुप बैठे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो की, ये इंडिया ने इसके की जो प्लेज की ट्रेडिशन है, कि प्लेज करें सारे, इंडिया से इंस्पायर हुए, जिसके स्लोगन्स, इनिशिएटिव्स इंडियंस ने जो है वो आप डेवलप कह लें या इंडियन इंस्पिरेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की। इसी तरह चाइनीज भी रियलाइज कर, और चाइनीज भी BRI से ट्रांसेंड करते हुए हमें ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जैसे आइडियाज देते नजर आते हैं 2022। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज, नॉन वेस्टर्न पावर्स। वो ये भी सवाल दे सकता कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज। तुसी डिस्कस कर देना बस चाइना ते इंडिया, कि जी हो गया सवाल। बीच में जो बड़ी लिंचपिन है वो फिर ब्राजील भी है, इसको भी ज़हन में रखिए। बड़े हैं जी फिर ये दो टॉपिक्स आज के लिए। जो जाना चाहते हैं तो चले जाएं।